विशेषज्ञों और जनता ने मणिपुर राजबारी की विध्वंस की निंदा की। कहा, रेस्टोरेशन की योजना उसकी मूल धरोहर की भरपाई नहीं कर सकती। मणिपुरी राजबारी के शिलोंग स्थित ध्वस्तीकरण के संदर्भ में खुराई केंद्र के विधायक एल सुसिंद्रो ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को एक ज्ञापन सौंपकर तत्कालिक कार्रवाई की मांग की। एमएसएफ ने सरकारी और शैक्षणिक व्यवस्था में मणिपुरी भाषा लागू न होने पर मणिपुर सरकार की आलोचना की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग वाजपेयी ने कहा, मणिपुर के सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की दर एक गंभीर चिंता का विषय है। पीएम मोदी ने इजिप्ट के शर्म एल को किया स्किप, पाकिस्तान और ट्रंप फैक्टर में चर्चा। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर कानन गोपीनाथ कांग्रेस में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेशन के आरोपों पर जांच की याचिका खारिज की। चाइना के अपस्ट्रीम डैम के बीच इंडिया ने किया $77 बिलियन का हाइड्रो पावर प्लांट लॉन्च। पाकिस्तान के मुरिदके में इस्लामिस्ट ग्रुप की रैली पर पुलिस फायरिंग, सिपाही सहित 5 की मौत। यूएस ब्रोकर सीज फायर के तहत जेलों से रिहा हुए कैदियों के स्वागत में पैलेस्टीनियन ने मनाया जश्न। जोल मोकेर फिलीपींस एगियोन और पीटर हॉविट को 2025 का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला। इनोवेशन और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पर काम के लिए सम्मानित। खुरुमजली नमस्कार, मैं हूं थांगजम सितलजीत। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। अब समाचार विस्तार से। लाइतुंगख्रा शिलोंग में स्थित मणिपुर राजबारी को उसके मूल स्वरूप में पुनर्स्थापित करने की तैयारी जारी है। यह जानकारी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडीए मणिपुर ने दी है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एनईसी योजना के तहत इस परियोजना के लिए 14.90 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं और इसे मार्च 2026 तक पूरा करने के लक्ष्य रखा गया, ऐसा पीडीए असिस्टेंट इंजीनियर एल धनेश्वर ने बताया। लगभग 1939 में महाराज चुरचान के शासनकाल के दौरान निर्मित यह राजबारी समय के साथ काफी जर्जर हो चुकी है। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने 2022 में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की, जिसके आधार पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई और बाद में एनईसी द्वारा स्वीकृत की गई। 22 मार्च 2023 को एनईसी, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट और पीडीए के संयुक्त निरीक्षण के बाद तैयारी का कार्य आधिकारिक रूप से शुरू किया गया, जिसमें पीडीए को इंप्लीमेंटिंग एजेंसी नियुक्त किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नई दिल्ली के एक टीम ने 2022 में स्थल की निरीक्षण कर पुनर्स्थापन के लिए विस्तृत नक्शे तैयार किए। भवन की स्थिरता के लिए बैम्बू स्कैफोल्डिंग और लकड़ी के सहारे लगाए गए। ओयम्पोक इम्फाल ईस्ट के कारीगर लाइश्रम सुंदर ने बताया कि 80 वर्ष पुरानी राजबारी अत्यंत नाजुक अवस्था में है, इसलिए मरम्मत का काम सावधानपूर्वक रूप से किया जा रहा है। छत हटाने के बाद ऊपरी मंजिल का एक हिस्सा गिर गया, जिसके बाद पुरानी सामग्रियों को संरक्षित कर पुनः उपयोग के लिए रखा गया है। विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का मानना है कि राजबारी का ऐतिहासिक महत्व और भावनात्मक मूल्य किसी भी नए निर्माण से नहीं बदला जा सकता, चाहे पुनर्निर्माण कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो। यह वही ऐतिहासिक स्थल है जहां 1949 में महाराज बुद्धचंद्र को हाउस अरेस्ट में रखा गया था, जिसके बाद उन्होंने मर्जर एग्रीमेंट विद इंडिया पर हस्ताक्षर किए थे।
राजबारी की रेस्टोरेशन वर्क असी लेपनब हायो तोटिन खंगलकपन मरम ओरगा हौजिक हुजिक्सी थबक लेबी हाइनसु पीडी के माइकदगी थमलकली अदुगा राजबारी की कोई रेस्टोरेशन तबई प्रोजेक्ट असी कमाइन तोना पाखतखिबनो हाइबो मतंग मांगद राजबारी की सक्तम अदो अमु हना हंजिलक ngमगदोरिब्रा नतगना ngम मणिपुर राजबारी के शिलोंग स्थित ध्वस्तीकरण के संदर्भ में खुरा एमएलए एल सुसिंद्रो ने मणिपुर गवर्नर अजय कुमार भल्ला को एक ज्ञापन सौंपकर तत्कालिक कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में एमएलए सुसिंद्रो ने कहा कि शिलोंग राजबारी जिसे लगभग 1940 में उस समय के मणिपुर के शाही परिवार ने बनवाया था, ऐतिहासिक और भावनात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह स्थान मणिपुर की विरासत और उसके अतीत से जुड़ी पहचान के प्रतीक है, विशेषकर ये मणिपुर मर्जर एग्रीमेंट से संबंधित है। उन्होंने आगे कहा कि यह संपत्ति मणिपुर की विरासत का एक हिस्सा है और इसे बेच दिए जाने की अनुमति देना मणिपुर के लोगों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचाएगा। इसलिए उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि राजबारी को हेरिटेज मेमोरियल के रूप में संरक्षित रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह मणिपुर और उसके लोगों की सुरक्षा के अंतर्गत ही रहे। मणिपुर सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें सरकारी और विभागीय अधिसूचनाओं के लिए मणिपुरी भाषा को अनिवार्य करने के निर्देश दिया गया था। साथ ही राज्य की शिक्षा प्रणाली में मणिपुरी भाषा को बढ़ावा देने के वादा भी किया गया था। हालांकि इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं देखी गई है, जिससे मणिपुर स्टूडेंट फेडरेशन ने कड़े शब्दों में निंदा की है। एमएसएफ ने अपने 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपने मुख्यालय क्वाकटेल थोंगनाउजम लाइका इम्फाल वेस्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। एमएसएफ के प्रेसिडेंट हिजम रोशन ने सरकार की उदासीनता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार और शैक्षणिक क्षेत्र में मणिपुरी भाषा का कार्यान्वयन अब तक अधूरा है। कार्यक्रम के दौरान एमएसएफ ने छात्रों के लिए एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रेसिडेंट रोशन ने जोर देकर कहा कि मणिपुर केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह राज्य की पहचान, लिपि और संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रतीक है। उन्होंने निराशा व्यक्त की कि मणिपुर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1979 के तहत आधिकारिक दर्जा मिलने के बावजूद यह भाषा अब भी प्रशासनिक और सरकारी कार्यों में सक्रिय रूप से प्रयोग नहीं की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि 1979 के मूल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मणिपुरी भाषा को कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना था, लेकिन बाद के संशोधनों में इसकी उपेक्षा की गई। यहाँ तक कि स्नातक स्तर पर भी यह भाषा आधिकारिक रूप से उपयोग में नहीं लाई जा रही है। प्रेसिडेंट रोशन ने कहा कि किसी भी समुदाय की भाषा और संस्कृति उसकी पहचान की नींव होती है और इसके कार्यान्वयन में देरी इस सांस्कृतिक विरासत को कमजोर कर सकती है। उन्होंने सरकार और जनता से आग्रह किया कि वे मिलकर यह सुनिश्चित करें कि मणिपुरी भाषा को बिना किसी और देरी की पूरी तरह से सरकारी और शैक्षणिक प्रणाली में शामिल किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमुको प्रेसिडेंट सोरोखाइरम संजोय, पोयरे लेमरोल प्रेसिडेंट एस मेमचा, पीएसओ एडवाइजर एमडी सराजुद्दीन, अमाओबा प्रेसिडेंट वाई कुंजरानी समेत एमएसएफ के अन्य सदस्य और सलाहकार उपस्थित रहे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग वाजपेयी ने कहा कि मणिपुर में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की उच्च दर एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट विक्टिम को ठीक से संभालने में कभी और अस्पताल में उपचार में देरी इस स्थिति का प्रमुख कारण है। यह बात उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा एनआईसी मणिपुर स्टेट यूनिट के सहयोग से आयोजित एक 1 डे वर्कशॉप में दौरान कही, जो IDTRC कॉम्प्लेक्स तोप दशहरा इम्फाल इसमें आयोजित हुई थी। इस कार्यशाला का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट, कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम 2025 और कंपेंसेशन टू द विक्टिम ऑफ हिट एंड रन मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट स्कीम की क्रियान्वयन पर चर्चा करना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुराग वाजपेयी ने कहा कि राज्य में जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो विभिन्न विभागों के बीच प्रतिक्रिया और संचार में समन्वय की कमी रहती है।
जिसके कारण पीड़ितों को समय पर सहायता नहीं मिल पाती। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश भर में हर साल लगभग 4 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें औसत 13 लोगों को रोज मृत्यु होती है। मणिपुर में हर साल लगभग 700 एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें करीब 300 लोग घायल और 80 लोग मारे जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर दुर्घटना में मृत्यु दर 9.3% है, जबकि मणिपुर में यह आंकड़ा चिंताजनक रूप से 29% है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने आगे कहा कि राज्य के पुलिस पर्सनल और पैरामेडिक्स को एक्सीडेंट विक्टिम को संभालने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि ईदर सिस्टम के माध्यम से दुर्घटना के समय से लेकर मुआवजा मिलने तक की सभी जानकारी एक सिंगल डेटाबेस में दर्ज की जाएगी, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रणाली के मदद से एक्सीडेंट प्रोन जोन की पहचान की जा सकेगी, जिससे भविष्य में दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे। इस कार्यक्रम में स्टेट हेल्थ एजेंसी सीईओ केंगो जुरिंगला, डीआईजी एंड स्टेट नोडल ऑफिसर ईदर जोगेश चंद्र हॉबिजम और इम्फाल ईस्ट डीसी निवेदिता वाइकोम सहित कई अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शर्म एल शेख में हो रही गाजा पीस समिट में हिस्सा नहीं लिया, जहां 20 से अधिक विश्व नेता यूएस ब्रोकर पीस फ्रेमवर्क को अंतिम रूप से देने के और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। भारत की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कीर्ति वर्धन सिंह इस उच्च स्तरीय बैठक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसकी सह अध्यक्षता यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल फताह एलसीसी कर रहे हैं। एलसीसी का व्यक्तिगत निमंत्रण के बावजूद मोदी का अनुपस्थिति रहने के यह अटकलें तेज हो गई और जिस भारत शायद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहनवाज शरीफ से सीधा सामना करने से बचना चाहते हैं, जो इस सम्मेलन में मौजूद है। दोनों देशों के बीच तनाव 22 अप्रैल पहलगाम टेरर अटैक और भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बढ़ा हुआ है। दूसरा कारण माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का बार बार यह दावा करना कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच संघर्ष को सुलझाने में भूमिका निभाई, जिसे नई दिल्ली में बार बार खारिज किया है। भारतीय अधिकारियों ने संभवतः एक और ऐसी स्थिति का बचना चाहा जहां ट्रंप इस मौके को अपने ग्लोबल पीसमेकर के रूप में पेश करने के लिए इस्तेमाल कर सके। कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की जगह मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भेजना स्ट्रेटेजिक डिस्टेंसिंग का संकेत माना जा सकता है और इससे वैश्विक शांति प्रयासों पर भारत की आवाज कमजोर पड़ सकती है। पूर्व आईएएस अधिकारी कानन गोपीनाथ, जो सरकारी नीतियों पर अपने मुखर विचारों के लिए जाने जाते हैं, आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। शामिल होने के अवसर पर कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा कि गोपीनाथ उन गिने चुने अधिकारियों में से एक है जिन्होंने उस समय आवाज उठाए जब देश में बोलना लगभग नामुमकिन हो गया था। 2012 बैच आईएएस ऑफिसर रहे गोपीनाथ ने 2019 में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार की दिशा से असहमति थी और देश भर के 80 से 90 जिलों की यात्रा और लोगों से बातचीत के बाद उन्हें महसूस हुआ कि कांग्रेस पार्टी ही देश को सही दिशा में ले जा सकती है। उन्होंने कहा, हम बहुत समय बाद प्रजा से नागरिक बने थे क्योंकि सवाल पूछने का अधिकार हमारा है, लेकिन आज जो भी सवाल पूछता है उसे देशद्रोही कहा जाता है। गोपीनाथ ने पहले जम्मू एंड कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म किए जाने का विरोध किया था, सीएए के खिलाफ मुखर रहे और वीवीपीएटी ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे पर भी उठाया था। कई एफआईआर्स और प्रशासनिक दबाव का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और अंततः सिविल सेवा के प्रतिष्ठित नौकरी से इस्तीफा दे दिया। पवन खेरा ने उनका स्वागत करते हुए कहा, हमें खुशी है कि कानन गोपीनाथ ने कांग्रेस को चुना है। हमारे दरवाजे हर उस आवाज़ के लिए खुले हैं जो
आज़ादी और न्याय की बात करती है। नहीं करे तो उसी सरकार से सवाल पूछने का उनका हक हो। सिर्फ सपना देखना एक नागरिक वो नहीं है। अगर सपना पूरा करने में सरकार क्यों नहीं उनकी मदद करती। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार अक्टूबर 13, 2025 को एक जनहित याचिका खारिज कर दी है, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी द्वारा बेंगलुरु सेंट्रल और अन्य निर्वाचन क्षेत्र में कथित वोटर लिस्ट में हेरफेरी में आरोपों की जांच के लिए एक कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी गठित करने की मांग की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोमालिया बागची के पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में राहत के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संपर्क कर सकता है। अदालत ने मामले में हस्तक्षेप करने की इनकार किया। याचिकाकर्ता एडवोकेट रोहित पांडे ने मांग की थी कि इलेक्टोरल रोल में किसी भी संशोधन या फाइनलाइजेशन पर रोक लगाई जाए और मतदाता सूची के मशीन रिवेल और सार्वजनिक रूप से सत्यापित करने के योग्य प्रारूप में प्रकृतिक किया गया है। उन्होंने राहुल गांधी के 7 अगस्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया, जिनमें कांग्रेस नेता ने महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट में 1 लाख से अधिक फर्जी वोट बनाकर ह्यूज क्रिमिनल फ्रॉड करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने ईसीआई को कार्रवाई के लिए समय सीमा तय करने से भी इनकार किया है और कहा कि याचिकाकर्ता को कानून के तहत उपलब्ध उपायों का सहारा लेना चाहिए। याचिकाकर्ता में इलेक्टोरल रोल में पारदर्शिता और फर्जी वोटर एंटी रोकने के लिए दिशा निर्देश तय करने की मांग की गई थी। यह तर्क देते हुए वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ संविधान में निहित समता और स्वतंत्र चुनाव के अधिकार का उल्लंघन करती है। इंडिया के सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सीईए की रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मपुत्र बेसिन से 76 गीगावाट के अधिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्षमता विकसित करने के लिए $77 बिलियन 6.4 ट्रिलियन का महत्वाकांक्षी ट्रांसमिशन प्लान घोषित किया है, जिसे 2047 तक पूरा किया जाएगा। सीईए की रिपोर्ट में 12 सब बेसिन्स में फैले 2,208 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और वेस्ट बंगाल जैसे पूर्वोत्तर राज्य आते हैं। इस योजना में 64.9 गीगावाट की संभावित हाइड्रो क्षमता और 11.1 गीगावाट की पंप स्टोरेज प्लांट्स की क्षमता शामिल है। यह कदम उस समय आया कि जब चाइना ने यार्लिंग-त्सांगपो ब्रह्मपुत्र का तिब्बत हिस्सा पर विशाल डैम बनाना शुरू किया है, जिससे इंडिया को आशंका है कि सूखे मौसम में नदी का प्रवाह भारतीय हिस्से में 85% तक कम हो जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश अकेले ही 52.2 गीगावाट क्षमता के साथ इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। योजना का पहला चरण 2035 तक चलेगा और इसमें 1.91 ट्रिलियन का खर्च आएगा, जबकि दूसरा चरण 4.52 ट्रिलियन का होगा। इस परियोजनाओं में NHPC, NEEPCO और SJVN जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में प्रमुख कंपनियां शामिल होंगी। यह कदम इंडिया के उस लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी हासिल करना और 2070 तक नेट जीरो इमिशन तक पहुंचाना शामिल है। पाकिस्तान के पंजाब में तब हिंसा भड़क गई थी जब पुलिस ने तहरीक-ई-लाइबाक पाकिस्तान TLP के पारदर्शिकारियों पर कार्रवाई शुरू की, जो इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे थे। झड़पों में कम से कम 5 लोग, जिनमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है, मारे गए और दर्जनों घायल हुए। पुलिस ने टीयर गैस और लाइव राउंड चलाए, जबकि TLP समर्थकों ने स्टोन्स और पेट्रोल बम से जवाब दिया। यह विरोध प्रदर्शन TLP चीफ साद हुसैन रिजवी के नेतृत्व में चल रहा है और एंटी गवर्नमेंट और प्रो गाजा अभियान का हिस्सा है।
रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान रेंजर ने भी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई, जबकि स्थानीय मीडिया ने वास्तविक संख्या अधिक बताई है। इससे पहले लाहौर में भी हिंसक झड़पें हुए हैं, जहां टीएलपी ने आरोप लगाया कि उसके 11 सदस्य मारे गए। प्रशासन ने पब्लिक ऑर्डर लॉ के तहत 170 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, जबकि टीएलपी लीडर्स के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के मंत्री तलाल चौधरी ने संगठन पर गाजा क्राइसिस का राजनीतिक फायदा उठाने के आरोप लगाया और कहा कि सरकार हिंसा का दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगी। सोमवार को गाजा और वेस्ट बंगाल में हजारों पैलेस्टाइनियंस से यूएस ब्रोक सीजफायर एग्रीमेंट के तहत जेलों से रिहा किए गए कैदियों का स्वागत किया, जिससे इजरायल और हमास के बीच महीनों तक चल रहे खूनी संघर्ष को समाप्त किया। इस समझौते के तहत इजरायल 250 पैलेस्टाइनियन को रिहा करेगा, जिन्हें हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के लिए सजा सुना गई है। साथ ही 1700 वे लोग जो युद्ध के शुरू होने के बाद से गाजा में हिरासत में ले थे और 22 नाबालिग और 360 उग्रवादियों के शव भी रिहा किए जाएंगे। इसके बदले हमास ने अक्टूबर 7, 2023 अटैक के दौरान पकड़े गए अंतिम 20 जीवित बंधकों को मुक्त किया, जिससे संघर्ष विराम को लागू करने का रास्ता साफ हुआ। खान यूनिस में नसर अस्पताल में बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, झंडे लहराए और बसों से लौटने कैदियों को गले लगाए, जबकि लाउड स्पीकर पर पैलेस्टाइनियन एकता का उत्सव मनाने गीत बज रहे हैं। कई लोग वर्षों के बाद परिवार से मिलकर भावुक हो गए। हमास ने बताया कि 154 कैदियों जो इजिप्ट भेजा गया, वेस्ट बैंक में रामल्ला और बैथलम में से भी रिहाई के दौरान भावुक दृश्यों ने सबको रोमांचित कर दिया। हालांकि यह समझौता एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता के कुछ परिवारों ने निराशा जताई कि वरिष्ठ कमांडर जब अब भी कैद में है। फिर भी इस रिहाई और सीजफायर ने गाजा में महीनों की तबाही के बाद एक दुर्लभ उम्मीद की किरण पेश की है। दो 2025 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जोएल मोकेर, फिलीपींस एगियन और पीटर हॉविट को उनके अभिनव शोध के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि इनोवेशन और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की शक्तियां कैसे दीर्घकालिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाती है और विश्व भर में जीवन स्तर में सुधार लाती है। उनका काम अर्थशास्त्र जोसेफ स्कम्पेटर की क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की अवधारणा पर आधारित है, यानी तकनीकी प्रगति पुराने उद्योगों और तरीकों को नए अधिक प्रभावी तरीके से प्रतिस्थापित करती है, जिससे उत्पादकता और जीवन गुणवत्ता दोनों में सुधार होती है। फिलिपी एगियन और पीटर हॉविट ने 1992 के प्रसिद्ध स्कम्पेटरियन ग्रोथ मॉडल ने यह सिद्ध किया कि प्रतिस्पर्धा और शोध निवेश से प्रेरित इनोवेशन ही उत्पादकता और आर्थिक विकास का मुख्य इंजन है। वही जोएल मोकर ने ऐतिहासिक विश्लेषणों ने दिखाया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेकर डिजिटल एज तक तकनीकी क्रांतियों ने रचनात्मकता, उद्यमिता और ज्ञान विस्तार के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं को बदल दिया। नोबेल कमेटी ने कहा कि उनके संयुक्त शोध ने यह समझ और गहराई की कि कैसे इनोवेशन समृद्धि को बनाए रखती है और साथ ही नीति निर्माताओं को यह चुनौती भी देती है कि वे विकास और सामाजिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखें। उनके निष्कर्ष आज भी आधुनिक आर्थिक नीतियों पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं,
विशेष रूप से इनोवेशन, इंसेंटिव्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ऑटोमेशन के रोजगार पर प्रभाव जैसे मुद्दों पर। They decided to award Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2025 to Joël Moncur, Nordwest. कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली है। यह अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आएं और हमारे सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं बल्कि यह समाज के लिए एक अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारे संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 रुपये का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी के स्थापना दिवस 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज़ बने, कंगला टीवी सिटीजन जर्नलिज्म के हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विशेषज्ञों और जनता ने मणिपुर राजबारी के विध्वंस की निंदा की। कहा, रेस्टोरेशन की योजना उसकी मूल धरोहर की भरपाई नहीं कर सकती। मणिपुर राजबारी के शिलोंग स्थित ध्वस्तीकरण के संदर्भ में खुराई केंद्र के विधायक एल सुसिंद्रो ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को एक ज्ञापन सौंपकर तत्कालिक कार्रवाई की मांग की। एमएसएफ ने सरकारी और शैक्षणिक व्यवस्था में मणिपुरी भाषा लागू न होने पर मणिपुर सरकार की आलोचना की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग वाजपेयी ने कहा कि मणिपुर में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले मौतों की उच्च दर एक गंभीर चिंता का विषय है। पीएम मोदी ने इजिप्ट के शर्म एल शेख में गाजा पीस समिट किया स्किप। पाकिस्तान और ट्रंप फैक्टर चर्चा में। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर कानन गोपीनाथ कांग्रेस में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेशन के आरोपों पर जांच की याचिका खारिज की। चाइना के अपस्ट्रीम डैम के बीच इंडिया ने किया 77 बिलियन का हाइड्रो पावर प्लांट लॉन्च। पाकिस्तान के मोरक्को में इस्लामिस्ट ग्रुप की रैली पर पुलिस फायरिंग, सिपाही सहित 5 की मौत। यूएस ब्रोकर सीजफायर के तहत जेलों से रिहा हुए कैदियों के स्वागत में पैलेस्टाइनियन ने मनाया जश्न। जोल मोकर, फिलिपी अगियन और पीटर होविट के 2025 का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला। इनोवेशन और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पर काम के लिए सम्मानित। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहें। धन्यवाद।